हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विद्युत रसायन। और विद्युत रसायन के अंदर हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। और हम लोग प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने शुष्क सेल के बारे में पढ़ा था और आज हम मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्राथमिक सेल जो है वो किस प्रकार का सेल है, किस प्रकार की इसकी वर्किंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मरकरी सेल के बारे में। मरकरी सेल जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसका यूज कहाँ पर होता है। तो आपने देखा होगा घड़ी या घड़ियों के अंदर, ठीक है, कैलकुलेटर में, ठीक है, कैलकुलेटर, और या फिर सुनने की जो मशीन होती है उसके अंदर, सुनने की मशीन में कैलकुलेटर हो गया, घड़ियाँ हो गया, सुनने की मशीन होगी आदि, ठीक है। इनके अंदर इस सेल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल छोटे छोटे सेल होते हैं, आपने देखा होगा। और इन सेल को हम एक बार यूज़ करते हैं, कई महीने चलने के बाद में फिर इनको फेंक दिया जाता है, दोबारा नया सेल इसमें यूज़ कर लिया जाता है। तो वो वाला ये सेल होता है भाई, ठीक है। इसके अंदर जो है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो मैं पहले संरचना इसकी ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए संरचना किस प्रकार की होती है। कल हमने जो शुष्क सेल पढ़ा था, लगभग उसी ही प्रकार की संरचना इसकी होती है। इसके अंदर वही एक कार्बन की छड़ है और ये कार्बन की छड़ जो है इसमें कैथोड का कार्य करेगी, ठीक है। तो ये कार्बन की छड़, कार्बन की छड़ है, ठीक है, और किसका कार्य करेगी, कैथोड। अच्छा, इसके जो ये कंटेनर है, पात्र जो है, ये जिंक का बना हुआ है और ये किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा। इस पात्र में यहां पर ये इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है और ये केमिकल जो है इसमें विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। केमिकल में यहाँ पर HgO प्लस KOH भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी संरचना जो है वो इसके अंदर आ जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है एक कागज की परत भी चढ़ा दी जाती है, ठीक। तो ये एक मतलब इसका सामान्य सा गुण है। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है, ठीक। छोटे छोटे सेल हैं, आकार के अंदर बिल्कुल छोटे सेल होते हैं ये। अगर हमसे ये पूछा जाए कि इससे कितनी धारा प्राप्त होती है, तो धारा आपको याद रखना है कि इससे 1.35 वोल्ट धारा जो है वो प्राप्त होती है। जैसे हमने शुष्क सेल में पढ़ा था कि 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक धारा प्राप्त होती है। तो इनमें आपको याद रखना है कि 1.35 वोल्ट धारा एक सेल से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी रिएक्शंस की बात करते हैं कि रिएक्शन इसमें किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं एनोड पर। अब एनोड का तो अब तक सबको ही पता लग गया होगा कि एनोड पर क्या होना होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होएगा एनोड पर। एनोड है किसका, जिंक का बना हुआ है। तो जिंक क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, 2 OH से क्रिया करेगा। OH कहां से आएंगे, ये यहां से आएंगे, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, K पॉजिटिव, ये इसके अंदर है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो OH नेगेटिव से ये क्रिया करके ZnO बना लेगा और ये जो है वो वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा निकल जाएंगे इसके अंदर, यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और वो ZnO में बन गया। अब कईयों को लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन सर कहाँ त्यागे हैं, तो जिंक जो है यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक यहाँ 0 है और यहाँ इसका ऑक्सीकरण अंक जो है वो +2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तभी तो वो +2 में बदला। तो एनोड पर तो ये रिएक्शन हो जाएगी। फिर बात करते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है।
तो कैथोड पर अभिक्रिया जो है इसकी इस प्रकार से होती है। कैथोड देखो है किसका, HgO का है, ठीक है। HgO के साथ क्या होगा, जो ये वाटर है ये जुड़ेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके अंदर आके जुड़ेंगे, ठीक। तो इसके अंदर देखो 2Hg या Hg जो है इसको बैलेंस कर देते हैं अपने 2Hg। तो Hg जो है इसके अंदर ये अलग जमा हो जाएगा और OH जो है वो बन जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पता लगना चाहिए कि होता क्या है इसके अंदर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि Hg जो है वो वाटर से और इन 2 इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके और Hg में और 2OH में बदल जाएगा। इस प्रकार से इसके ऊपर जो है वो इसकी क्रिया होती है, ठीक। या इसको ऐसे कर दो, ठीक। तो ये इसमें एनोड पर और कैथोड पर अभिक्रियाएं इस प्रकार से इसके ऊपर होती रहेंगी। ये आपका मरकरी सेल जो है वो इसमें हमने बना दिया। जब ये नष्ट हो जाते हैं, जब ये सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो इसको इस प्रकार से नष्ट करना चाहिए कि इससे पोल्यूशन ना हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने जिंक यूज किया हुआ है और मरकरी यूज किया हुआ है। मरकरी जो है वो जंतुओं के लिए एक अति विषैला पदार्थ होता है। तो अगर ये किसी भी जंतु की या मनुष्य के शरीर में अगर ये मरकरी चला गया तो विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए फिर क्या करते हैं कि इस सेल को बड़े ही ध्यान से नष्ट कर देना चाहिए ताकि ये किसी भी जंतु के शरीर में ना पहुंच पाए, ठीक है। तो ये मरकरी सेल जो है वो अपना कंप्लीट होता है। इतना सही है, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इसके अंदर करवा दी, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेल आते हैं वो है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल देखो भाई, पहले तो हमने इसमें पढ़ ही लिया था कि द्वितीयक सेल क्या होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। द्वितीयक सेल वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक। बार बार उपयोग में कैसे लाए जा सकते हैं कि जैसे ये निरावेशित होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, इनको वापस चार्ज कर लिया जाता है और वापस चार्ज करके और फिर पुनः इसको उपयोग में ले लिया जाता है, ठीक। तो बार बार इसको उपयोग में लाया जा सकता है। बार बार उपयोग में क्यों लाया जा सकता है, उसका कारण ये है कि इसके अंदर जो अभिकारक हैं वो किस में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद वापस किस में बदल जाते हैं, अभिकारक में। यानी कि अभिक्रिया जो है वो कौन से प्रकार की चलती है इसके अंदर, उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया चलती है, उत्क्रमणीय प्रकार की। तो ये एक कारण है इसके अंदर कि इसको बार बार उपयोग में कैसे लाया जा सकता है, ठीक। उदाहरण, इसमें एक उदाहरण तो आपको ये फिक्स याद रखना ही है, कौन सा, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल जो हमारे घरों में आमतौर पर बैटरियां रखी होती हैं या गाड़ियों के अंदर, ट्रैक्टर में या कार में जो बड़ी बैटरी रखी होती है वो सीसा संचायक सेल ही होता है। और हमारे घरों में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ जो बड़ी बैटरी रखी हुई है वो भी क्या होता है, सीसा संचायक सेल ही होता है। तो चलिए इस सीसा संचायक सेल के बारे में हम बात करते हैं और इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, ठीक। सीसा संचायक सेल, अब अपने इसकी पहले संरचना बनाते हैं, देखिए क्या कैसे बनेगी। इस तरीके से ये एक कंटेनर होता है, आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर बैटरियां रखी हुई, तो ये कंटेनर है और इस कंटेनर में ये रबड़ का या प्लास्टिक का कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर प्लेटें लगी होती हैं अलग अलग, ठीक। देखिए इसमें कैसे, किस प्रकार से प्लेटें लगती हैं, जैसे यहाँ मैं बना रहा हूँ, इस प्रकार से इसके अंदर ये प्लेटें व्यवस्थित होती हैं और एक प्लेट जो है, इस एक प्लेट से 2 वोल्ट का
करंट जो है वो मिलता है। अब आप कैलकुलेशन करिए कि अगर इसमें 6 प्लेटें हुई, एक प्लेट से 2 वोल्ट का करंट मिलता है, तो 6 प्लेटें हुई तो कितने वोल्ट का करंट आएगा? 12 वोल्ट का। इसीलिए कहा जाता है, बैटरी के बारे में कहा जाता है ना कितने वोल्ट की है, तो नॉर्मली ये बोल दिया जाता है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है। तो वो उसको कारण आप समझ गए होंगे कि 12 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है कि उसमें कितनी प्लेटें होती हैं? 6 प्लेटें होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 प्लेटें बनानी है ना, तो ये इस प्रकार से। अब दूसरे तरह जो प्लेटें हैं वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार से मतलब कि एक तो इस तरफ से 3 प्लेटें आ रही हैं और इस तरफ से 3 प्लेटें आ रही हैं। ये वाला जो है ये हम एनोड कह देते हैं इसको, और ये जो है वो कैथोड होगा। ठीक है, कैथोड पे इसमें पॉजिटिव चार्ज और एनोड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये इसकी संरचना हमने बना दी इसके अंदर। फिर देखिए जो एनोड है इसके अंदर ये जो एनोड वाली प्लेटें हैं, ये देखिए एनोड वाली प्लेट ये वाली है ना, ये जिसमें मैंने थोड़ा शैडो की हुई है। तो एनोड वाली जो प्लेटें हैं इसके अंदर स्पंजी लेड भरा होता है, स्पंजी लेड। और जो कैथोड वाली प्लेटें हैं जो ब्लैक वाली हैं, जिनके अंदर शैडो नहीं किया हुआ, इसके अंदर क्या है? PbO2 भरा होता है, जिसको कि हम लिथार्ज कहते हैं, लिथार्ज। ठीक, तो ये इसकी संरचना होगी। अब आगे देखो, इसके अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में इसमें H2SO4 भरा होता है, जिसको कि हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और आम बोलचाल में जिसको कि हम गंधक का तेजाब बोलते हैं। ये इसके अंदर भरा, और इसकी जो सांद्रता है वो 38% H2SO4 होता है। ठीक है, इतनी सांद्रता इसकी होती है, और इस सांद्रता में ये भरा होता है। ठीक है ना, तो ये भैया इसकी संरचना है। इस संरचना को आपने ऐसे बना के आना है। ठीक है, कई बार बुक में अलग तरीके के डायग्राम दिए होते हैं, तो उनकी बजाय आप ये सिंपल स्ट्रक्चर बना के आओगे तो ये ज्यादा आपको आसान रहेगा। ठीक है, अब जो H2SO4 है, देखो इसको, ये H2SO4 क्योंकि हमने इसमें 30% H2SO4 लिया है ना, तो ये वाटर इसके अंदर, बाकी वाटर है भाई 38% तो ये है, बाकी जितना भी हुआ वो वाटर है। वाटर में जैसे इसको अपन डिसॉल्व करेंगे तो H2SO4 जो है ना वो H आयनों में और SO4 2 नेगेटिव ऐसे टूटेगा, SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा, H प्लस ये आयन मतलब पूरे में इसमें बिखरे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से इसके अंदर बिखरा रहता है। अब बात आती है अभिक्रियाओं की। ठीक है, जितना इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है उतनी ही अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है, अपने से अभिक्रिया पूछी जा सकती है इसकी। तो चलो देखो अभिक्रिया किस प्रकार से। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर अपने को ये तो पता ही है कि भैया ऑक्सीकरण होता है इसमें। ठीक है, इसको तो मतलब याद ही रखना है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। अब मुझे ये बताओ कि एनोड जो है कौन सी प्लेटें हैं और उनमें कौन सा क्या भरा हुआ है। तो एनोड आप देखोगे ये व्हाइट वाली जो प्लेटें हैं एनोड वाली, और इसमें Pb भरा हुआ है, सीसा भरा हुआ है, या जिसको हम स्पंजी लेड बोलते हैं वो भरा हुआ है। तो स्पंजी लेड जो है इसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ कि Pb क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो मतलब Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ठीक, अब Pb ने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो वो इलेक्ट्रॉन इस विलयन में चले जाएंगे, और इस विलयन में पहले से कौन उपस्थित है? सल्फेट उपस्थित है। तो वो सल्फेट इस Pb से क्रिया करके और क्या बना लेगा? PbSO4 बना लेगा, लेड सल्फेट इसने बना लिया। ठीक, एनोड की अभिक्रिया तो आपको ये याद रखनी, इस प्रकार से इसके अंदर होगी।
ठीक। फिर इसके बाद में जो दूसरी रिएक्शन है उसमें देखो क्या है, दूसरी रिएक्शन है कैथोड पर अभिक्रिया। कैथोड पर अभिक्रिया, अब हम जानते हैं कैथोड पर अपचयन होगा, तो कैथोड पर अपचयन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपचयन होगा तो कैथोड में देखो है कौन भरा हुआ, कैथोड में तो PbO2 भरा हुआ है जिसको हम लिथार्ज कहते हैं। तो PbO2 प्लस, अब PbO2 के अंदर कौन क्रिया करेगा, सल्फेट जो है वो जुड़ेगा इसके साथ, ठीक। इसके अलावा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने हैं ना, तो इसमें 4 हाइड्रोजन आयन जुड़ेंगे। बोलो ये कहां से आए, ये यहां से आए। H2SO4 जब टूटेगा तो H पॉजिटिव बनेगा, उससे है, और 4 ही इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं, यहाँ 2 है ना तो अपन 4 जोड़ देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये देखो ये 4H और ये इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तो 4 हाइड्रोजन बन जाएगी उदासीन, वो हाइड्रोजन इस ओर से क्रिया करके वाटर बनाएगी, और जो Pb है वो SO4 से क्रिया करके PbSO4 बनाएगा, 2H2 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को हम जोड़ दें, टोटल रिएक्शन अगर निकालें इसकी, तो इसमें देखो भैया क्या बनेगा, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, तीर का निशान, PbSO4 प्लस 2Pb हो जाएगा, 2PbSO4 प्लस H2, ये इसके अंदर बनेगा, ये इसकी सेल अभिक्रिया बन गई यहाँ पर, ठीक है। ये फाइनल रिएक्शन इसकी इस प्रकार से होती है। एक बार मैं इसकी संरचना को मिटा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और मैं इसकी जो अभिक्रिया है ये वाली, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। क्या अभिक्रिया बनी है, Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, और ये मिलकर 2H2SO4 है, ये मिलकर क्या बना लेगा, PbSO4 प्लस 2H2O बना। तो ये सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया है, इस प्रकार से सेल में अभिक्रिया होती है, ठीक। यानी कि ये देखो ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड और कैथोड दोनों ही किससे क्रिया कर रहे हैं, H2SO4 से क्रिया कर रहे हैं, और H2SO4 से क्रिया करके PbSO4 बना रहे हैं, ठीक है, 2Pb हो जाएगा, लेड सल्फेट बना रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे जो H2SO4 है वो किस में बदल रहा है, PbSO4 में और वाटर में, और Pb और PbO2 जो है वो PbSO4 में बदल रहे हैं, क्लियर। अब देखो भाई, अब सेल जो था उसके अंदर ये 38% H2SO4 हमने भर दिया था, ये वही वाला है 38%, ठीक। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये सेल काम करेगा तो इसमें H2SO4 की मात्रा तो कम होती जाएगी, क्योंकि वो तो इसमें बदल रहा है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से समझो, H2SO4 जो है वो तो PbSO4 में बदल रहा है ना, तो धीरे धीरे इसकी मात्रा तो कम होती जाएगी। अब जब इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी और पानी जो है वो सेल में बढ़ता जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि H2SO4 जो है उसका घनत्व जो है वो बहुत ही कम रह जाएगा, ठीक है। जब इसका घनत्व 1.20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, याद रखना है इसको, जब इसका H2SO4 का घनत्व जो है पानी के अंदर बहुत कम मात्रा में ये रह जाता है, 1.2 रह जाता है, तो बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। हम कहते हैं कि सेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज इसलिए हो गया क्योंकि Pb और PbO2 का, Pb का ऑक्सीकरण और इसका अपचयन होने के लिए ये उपलब्धि नहीं है, ये है ही नहीं। तो अगर ये है नहीं तो ऑक्सीकरण और अपचयन होंगे नहीं, अगर ऑक्सीकरण अपचयन नहीं होंगे तो फिर उसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो 1.20 सेंटीमीटर क्यूब जो है जब इसका आयतन रह जाता है तो बैटरी जो है हम कहते हैं कि डिस्चार्ज हो गई है। फिर अब उसको चार्ज कैसे किया जाता है, तो चार्ज जब उसको करते हैं तो क्या किया जाता है कि ये जो अभिक्रिया है ना, बैटरी को क्या करते हैं, एक उच्च विद्युत विभव के साथ जोड़ देते हैं, मतलब विद्युत के स्रोत के साथ जोड़ते हैं।
तो जिससे क्या होता है कि जो ये अभिक्रिया इस दिशा में चल रही थी ना, जो वो अब इस दिशा में चलनी स्टार्ट हो जाती है ना। याद करो मैंने आपको बताया था कि इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो पहले जो अग्र अभिक्रिया चल रही थी, अब वो पश्च अभिक्रिया चलने स्टार्ट हो जाती है। तो पश्च अभिक्रिया जब चलेगी तो देखो लेड सल्फेट के साथ वाटर जो है वो क्रिया करेगा, क्रिया करके H2SO4 दोबारा बनना स्टार्ट हो जाएगा और Pb और PbO2 दोबारा बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ये बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो बैटरी जो है दोबारा वर्किंग में आ जाएगी, दोबारा चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज करते वक्त ये अभिक्रिया उल्टी चल पड़ती है। जब ऐसे चलती है तो उससे हमें क्या है कि धारा प्राप्त होती रहती है। जब धारा के स्रोत के साथ बैटरी को जोड़ दिया जाता है तो फिर ये अभिक्रिया उल्टा चलने लगती है और ये प्रक्रिया बनती है, इसके अंदर हो जाती है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे बच्चे ये सोच सकते हैं कि जब ये अभिक्रियाएं लगातार ऐसे चलती रहेंगी तो बैटरी की उम्र तो 100 साल होनी चाहिए, बैटरी खराब होनी नहीं चाहिए। लेकिन आमतौर पर हमने देखा है कि जो बैटरियां हमारे घरों में लगी होती हैं या गाड़ियों के अंदर लगी होती हैं वो 5 से लेके 10 साल के बीच बीच में खराब हो जाती हैं। खराब होने का मतलब कि उसमें धारा पैदा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। तो अब इसका क्या कारण होता है कि भाई ऐसा क्यों हो जाता है जबकि अभिक्रिया तो इसमें रेगुलर चल ही रही है। तो देखो भाई, जब इसको हम आवेशित करते हैं, आवेशित करते हैं, आवेशित करने का मतलब जब ये अभिक्रिया इस दिशा में चलती है तो इस दिशा में PbSO4 जो है वो जल से क्रिया करके इनमें बदलेगा। लेकिन PbSO4 जो है ना उसकी कुछ मात्रा यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा इस अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। वो क्या है, PbSO4 बैटरी का जो पेंदा होता है ना उसमें जम जाता है। ठीक है। आवेशित करते समय PbSO4 की कुछ मात्रा पेंदे में जम जाती है और जब ये पेंदे में जम जाती है तो ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अब जब ये अभिक्रिया में भाग लेगा नहीं तो ये पूरी अभिक्रिया से बाहर हो जाता है, पेंदे में जमा रहता है लंबे समय के लिए। तो ये अभिक्रिया जब लगातार चलती रहती है तो इस बैटरी का धीरे धीरे लेड सल्फेट जो है वो पेंदे में जमा होने लगता है। ये जो जमा होने की क्रिया जो है ना इसको सलेटीकरण कहा जाता है। सलेटीकरण, तो सलेटीकरण हो जाता है इसके अंदर। तो धीरे धीरे जब सारा का सारा जो Pb और PbO2 जो है वो PbSO4 के रूप में बैटरी में जम जाएंगे तो ये अभिक्रिया जो वापस चलने वाली है ये अभिक्रिया अब नहीं चलेगी, क्योंकि लेड सल्फेट तो सारा का सारा बैटरी में जमा हो गया है, वो उपलब्ध ही नहीं है इस अभिक्रिया के लिए। तो क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है तो अब ये बैटरी जो है वो चार्ज होना बंद हो जाएगी और जब चार्ज होना बंद हो जाएगी तो हम कह देंगे कि बैटरी खराब हो गई है और फिर अपने को नई बैटरी जो है वो खरीदनी पड़ती है। ठीक है। तो ये बैटरी की क्रिया मैंने आपको समझा दी, कैसे बैटरी जब करंट देती है तो ये अभिक्रिया चलती है और जब वो चार्ज होती है तो फिर ये पश्च अभिक्रिया चलती है। सलेटीकरण क्या होता है इसकी हमने बात कर ली। कैथोड और एनोड पर अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये सारा जो है वो सीसा संचायक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और ये इस सेल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो इसकी संरचना भी पूछी जा सकती है। डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि सीसा संचायक सेल का नामांकित चित्र बनाइए, और अपने से ये पूछा जा सकता है कि इसकी अभिक्रियाएं बताइए, अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, या फिर सलेटीकरण क्या होता है ये पूछा जा सकता है, और या फिर अपने से ये पूछा जा सकता है कि इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है भाई कि इस सेल से 6 से 12 वोल्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है। यानी कि नॉर्मली अगर 6 प्लेटें हैं तो 6 प्लेटों से 12 वोल्ट धारा प्राप्त होगी, और अगर बैटरी छोटी है जैसे कि मोटरसाइकिल के अंदर लगती है तो उनमें वो 6 वोल्ट की बैटरी जो है वो भी लगाई जा सकती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। आज हमने मरकरी सेल पढ़ लिया एक तो, और एक सीसा संचायक सेल पढ़ लिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। और कल हम एक और सेल पढ़ेंगे जिसका नाम है ईंधन सेल या फिर फ्यूल सेल।
वो पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर हमारा टॉपिक जो है वो संक्षारण रह जाएगा, वो भी हम कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो में ही उसको